पौधा पर छोटा पौधा अगर मिल गया तो होना क्या चाहिए था कि जैसे मैं बोलूं कि एक प्लांट है 6 फीट हाइट का, एक प्लांट है 4 फीट हाइट का, क्रॉस कराएंगे तो हो सकता है 5 फीट हाइट का प्लांट है। ये नॉर्मल है ना, 6 फीट हाइट की क्रॉस करें 4 का 5 आएगा। लेकिन हुआ क्या, अगर हमने देखा 6 फीट का प्लांट है 4 फीट का है तो फैक्टर आया 6 फीट, मतलब जो नया प्लांट है 6 फीट का है। तो मैंने देखा कैसे हो रहा है, मतलब 4 फीट वाले को इफेक्ट नहीं शो कर रहा। मैं तो ये चाहिए था कि अगर 6 फीट का क्रॉस करें 4 का करेंगे तो उसका 5 हो सकता है 6 हो भी सकता है, लेकिन दूसरा फायदा इसलिए नहीं है। अब क्या कारण, मतलब उन्होंने देखा कि 6 फीट वाला प्लांट अपना को क्या कर रहा है, ये वाला प्लांट क्या कर रहा है, अपना को डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर, मतलब ये अपने जैसा नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। जब वो एक साइंटिस्ट के बाद मिल गया, साइंटिस्ट बायो वाले मैथ में जब मैंने देखा भाई मैंने किसी को मैथ और ये सारी डिटेल देख ली उन्होंने, लेकिन मैथ का काम क्या है, मतलब बायोलॉजी का कोई काम नहीं, बायोलॉजी में मैथ का कोई काम नहीं। तो उन्होंने देखो देखा क्या होता है, ठीक है लेकिन सीधा कुछ नहीं करता है, नहीं इसमें पागल जाएंगे तो बाद में जाएंगे, लेकिन बात तो डिमांडिंग लिटरली ये लाइक कि अपनी साइंटिस्ट को कार्बन करके दी गई है कि तीन साइंटिस्ट ने डिमांडिंग दी गई है। तब देखा कि उनकी मेंडल ने आसपास किताब को बता दिया कि ट्रेनिंग को लोग की कितनी है तो बता दिया तो हमने कितने साइंटिस्ट को खुद सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन आप कट चुका है लेकिन हम सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हेरिडिटी थोड़ा सा टफ सा लगता है बच्चों, क्योंकि इसमें लॉ आ जाते हैं, क्रॉस वगैरह बनाना होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत कहीं कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल कोशिश करेंगे अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी लिखते हैं, सबसे पहले नोट्स बनाइएगा आप इसके, हेरिडिटी, ठीक भाई। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो हेरिडिटी का मतलब पहले तो ये देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होगी। डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ, कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो लिखेंगे क्या हम, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू their offsprings, parents to their offsprings is called heredity, is called heredity, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि एक एलिफेंट अगर है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो उस एलिफेंट का जो बेबी होगा वो भी क्या होगा, एलिफेंट ही होगा ना। टाइगर अगर है तो टाइगर का बेबी क्या होगा, वो भी टाइगर ही होगा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि टाइगर के भी एलिफेंट हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि एलिफेंट के जो करेक्टर हैं, एलिफेंट के जो करेक्टर हैं उसके बेबी में ट्रांसफर हुए, तो उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी सिंपल डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर का करेक्टर का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। इतना नोट कीजिए पहले थोड़ा, ठीक है, नोट किया होगा आपने। तो हम देखते हैं हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन जो होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कि कौन सा करेक्टर ट्रांसफर होना है, कैसे होना है, सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगी। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन गैमीट्स। जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का मतलब जैसे अगर हम बोलें जो भी, अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसमें स्पर्म होता है, और अगर फीमेल की हम बात करें तो उनमें ओवम होता है, ओवम या एग। तो इन दोनों को हम गैमीट्स बोलते हैं। तो मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। तो जो गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उनके अंदर, किनके, गैमीट्स के पास, कि कौन सा कैरेक्टर कैसा शो होगा, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, गैमीट्स के पास है, ठीक है। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन गैमीट्स, इतना आप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक। तो एक बात हम यहां से ये बोल सकते हैं, गैमीट्स आर द लिंक बिटवीन टू जनरेशन, लिंक बिटवीन जनरेशन। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का जो लिंक है वो क्या है, वो गैमीट्स हैं। गैमीट्स आर द लिंक बिटवीन जनरेशंस, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा नोट कीजिएगा। आपके हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का कैसे ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, या ऑफस्प्रिंग्स को हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, प्रोजेनी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, गैमीट्स के पास होती है। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम होता है। गैमीट्स क्या होते हैं, लिंक बिटवीन जनरेशंस, जो जनरेशन के बीच में
लिंक होता है वो कौन होते हैं? गैमीट्स होते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। ठीक है, अब जो हेरिडिटी हुई है, हेरिडिटी का मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस भी आए हों। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम एक हेडिंग लिखेंगे वेरिएशन, वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। हेरिडिटी का मतलब पहले आप समझ गए होंगे पूरा कि ट्रांसफर होना कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब जब हेरिडिटी हुई होगी यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, उन चेंजेस के आने को हम वेरिएशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएशन को? बदलाव ना। तो जो बदलाव आए हैं उसको बोलेंगे वेरिएशन। ठीक, तो इसके हम लिखते हैं वेरिएशन द चेंज इन characters from parents to offspring is called variations, is called variation। तो वेरिएशन क्या हुआ? जो भी कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आए हैं, जो भी कैरेक्टर के अंदर चेंज आया है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या चेंज कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। इसका कोई एग्जांपल हम लिखेंगे? एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, एक दे रखा है फ्री ईयरलोब, फ्री ईयरलोब और जॉइंट। ठीक है, एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है जॉइंट ईयरलोब और फ्री ईयरलोब। जॉइंट का मतलब अटैच भी लिख सकते हैं दोनों, जॉइंट मतलब अटैच्ड, अटैच्ड वर्ड ठीक रहेगा वैसे थोड़ा। जॉइंट ईयरलोब और अटैच्ड, अटैच्ड ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब। जो ईयरलोब है ये जो कान है, अगर ये फ्रीली मूवेबल है मतलब फ्री ईयरलोब है, किसी का जॉइंट होता है, तो ये क्या है? ये एक वेरिएशन है, मतलब बदलाव है एक बॉडी के अंदर। या और कुछ भी लिख सकते हैं, स्किन कलर भी एक टाइप का वेरिएशन ही है। बाकी इतना लिखेंगे, इतना बहुत है आपके लिए वेरिएशंस के अंदर। ठीक, अब एक चीज और कि इन वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन तो आया है लेकिन वेरिएशन के हमारे लिए फायदे क्या हैं? कि वेरिएशन तो आया है लेकिन इस वेरिएशन के हमारी बॉडी में फायदे क्या हैं? तो वेरिएशन जब आएगा तो क्या होगा? पहले एक बात बताइए सिंपल सी, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक जगह आग लग गई तो हम वहां पर फंस गए हैं। ठीक है, या उसको हमें क्या चाहिए सबसे पहले सर्वाइव करने के लिए कि भाई क्या चीज़ हमें नेसेसरी है वहाँ पर कि अपने नाक को बंद कर लें, सही से थोड़ी देर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो जिसको ऐसी कंडीशन में रहने के कैरेक्टर्स पता होंगे कि भाई यहाँ ऐसे रहा जाता है, ऐसा रहा जाता है, वही चीज़ आगे सर्वाइव करेगी। मतलब उनके अंदर पहले से एक वेरिएशन था, बदलाव था। नहीं आया समझ? एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जिसको तैरना आता है, एक को नहीं आता। अगर ऐसा हुआ कि पूरी बाढ़ आ गई, ठीक है ना, फ्लड आ गई, फ्लड की कंडीशन है बहुत ज़्यादा, तो कौन ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा? जिसको तैरना आता होगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर पहले से क्या है भाई, एक इंसान है जिसको तैरना नहीं आता, एक जिसको तैरना आता है, मतलब दोनों के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव है। एक तैर सकता है मतलब उसके अंदर एक एडवांटेज है उसका। तो एडवांटेज क्या होगा वेरिएशन का? इट इंक्रीज द, एडवांटेज क्या होगा? वेरिएशंस इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल मतलब जो हमारे सर्वाइव करने के चांस होते हैं उसको बढ़ा देता है इन चेंजिंग एनवायरनमेंट या इन एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन। जब ऐसी खतरनाक कंडीशन आएगी तो ऐसा वेरिएशन जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छा वेरिएशन हुआ है तो वो क्या कर सकता है हमारे लिए भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर वेरिएशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है वेरिएशन के। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। ठीक, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको एज इट इज अगर कॉपी में उतार लेंगे तो कुछ बुरा नहीं है। ठीक, अब एक वर्ड आता है क्रोमोसोम। क्या होते हैं? ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज होंगी, इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर।
क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं बताऊं, ये भैया मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बना दें, तो ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम बनाया है हमने। ये क्या है, दिस इज अ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब थोड़ा बड़ा करके बना जिससे दिखे नहीं, बाकी हमें दिखते कैसे, थ्रेड के समान। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ डीएनए। इन द न्यूक्लियस लिखते हैं सिंपल, इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय, जो बनता किससे है, फॉर्म्ड बाय डीएनए, डीएनए से मिलके बनता है। एंड इट कंसिस्ट क्रोमोसोम, इसके पास होता क्या है, इट कंसिस्ट जीन, जीन इसके पास होता है जीन। जैसे मैं बताऊं, इस जगह पर एक पर्टिकुलर एक जीन है हमारा, ये यहां एक जीन प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोला, जीन बोला। जीन होता कहां पर है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है। जीन होता क्या, भी बताऊंगा, इतना याद रखेंगे भाई, जीन द पार्ट ऑन क्रोमोसोम, द पार्ट ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन प्रेजेंट, जहां पर जीन प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड लोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोकस। तो लोकस वो जगह होती है क्रोमोसोम के ऊपर, लोकस वो जगह होती है क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं जीन का घर। क्रोमोसोम क्या है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्रोमोसोम है। कैसे बनता है, डीएनए से बनता है। सिंपली याद ऐसे रखेंगे हम, डीएनए याद रखेंगे, लेकिन मैं बता दूं, जैसे डीएनए होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक तरीके से, जैसे ये है, ये क्लास 12th में आता है वैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टेमर। इसके ऊपर डीएनए रैप्ड होता है, क्या होता है, डीएनए इसके ऊपर रैप्ड होता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम एक वर्ड देते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ सुन लीजिए। ठीक, ये न्यूक्लियोसोम आगे जाके क्या बनाता है, बहुत सारे बीच में स्टेप होती है, बनाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है हिस्टोन ऑक्टेमर से, बनाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंडेंस होता है बहुत ज्यादा, क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। तो सिंपली एनसीईआरटी में इतना दे रखा, क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं, लेकिन 12th में आप पढ़ेंगे पूरा इस डिटेल में, थोड़ा सा इसलिए बता दिया मैंने। ठीक, इतना नोट कीजिए आप। ठीक, क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, वो हेरिडिटी क्या होता है जरा रिकॉल कीजिए। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। उसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, एक सेकेंड, उसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या हैं कि वो चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है। और क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो बनता है किससे, डीएनए से मिलकर बनता है। और जीन के अंदर क्या होता है, जीन के ऊपर क्या होता है, सॉरी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन होता है। और जीन किस जगह पर होता है उसको हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, आगे एक वर्ड हम देखेंगे, डोमिनेंट क्या होता है। ये चलिए अभी इतना याद रखते हैं, अभी हम हेरिडिटी में इतना याद रहेगा आपको। आगे हम देखेंगे डोमिनेंट रिसेसिव, या पहले हम देखते हैं मेंडल के क्रॉस। मेंडल, जस्ट अ सेकेंड, हम पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल, ठीक है, मेंडल, सबसे पहले मेंडल को हम क्या बोलते हैं, मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है जहां पर हम सारी हेरिडिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। ठीक है, याद पता होगा आपको। मेंडल जो थे, मेंडल वर कौन, तो कुछ पॉइंट लिखते हैं पहले तो। मेंडल
वर्क ऑन पी प्लांट। मेंडल ने किस पर वर्क किया था? पी प्लांट पर वर्क किया था, ठीक है ना। पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम याद रखेंगे आप, पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम याद रखेंगे, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। पी प्लांट का नाम याद रखेंगे, पाइसम सटाइवम बोलते हैं, ठीक है ना। और इट वर्क फॉर, कब तक काम किया उन्होंने? 7 ईयर्स, 7 साल तक उन्होंने काम किया। उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट करा, इसको भी बताऊंगा अभी मैं। पहले इतना याद रखेंगे, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, वर्क किया था पी प्लांट में, पाइसम सटाइवम नाम है। इट वर्क फॉर 7 ईयर, कौन कौन से ईयर थे? 1856 से 1863 तक, इन 7 साल में मेंडल ने काम किया था, ठीक है। और मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? वाई मेंडल सिलेक्ट, वाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो आंसर इसका हम क्या लिखेंगे? आंसर सबसे पहला पार्ट कि पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट इजीली शो कंट्रास्टिंग करेक्टर, पी प्लांट के पास क्या होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या? जैसे मैंने बोला, अगर टॉल है तो उसका ड्वार्फ भी है, अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। टॉल है तो ड्वार्फ भी है, अगर राउंड है सीड, ये हाइट की हमने बात करी, प्लांट की हाइट की, टॉल है तो ड्वार्फ भी है, और अगर राउंड है तो रिंकल्ड भी है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आगे बताऊंगा। ये क्या है? ये सीड का शेप की हमने बात की, ठीक। तो पी प्लांट इजीली शो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पी प्लांट जो होता है आसानी से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो कर रहा था। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अलग, अगर रेड है तो काला, सफेद, काला, और बहुत सारी जो कंट्रास्टिंग चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे दूसरा पॉइंट क्या था भाई? इट कैन इजीली सेल्फ पॉलिनेट, मतलब ये आसानी से पॉलिनेट हो सकता था। पॉलिनेट का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इजीली ये क्या कर सकते थे? हम इसको सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लाइफ स्पान ऑफ pea plant is comparatively short, मतलब पी प्लांट का जो लाइफ स्पान था वो छोटा था मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टडीज कर सकते थे, ठीक। तो थोड़ा नोट करिएगा, आसानी से समझ आएगा। पहले तो देखिए, मेंडल को हमने बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने बोला, ठीक। दूसरा, मेंडल ने किस पर वर्क किया था? पी प्लांट पर वर्क किया था। नाम पाइसम सटाइवम इंपॉर्टेंट है, ठीक। कब से कब तक काम किया था? 7 ईयर्स तक, ठीक है ना। ईयर भूल भी सकते हो। वाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया भाई? दूसरा क्यों नहीं लिया? नीम क्यों नहीं ले लिया? पी प्लांट ही क्यों करा? पी प्लांट इजिली शो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है उसके पास। अगर टॉल है तो ड्वार्फ, राउंड है तो रिंकल्ड, रेड है तो व्हाइट, इस तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसके पास थे। इट इजिली सेल्फ पॉलिनेट, आसानी से वो सेल्फ पॉलिनेट हो सकता था। और उसका लाइफ स्पान जो था वो क्या था? शॉर्टर था। लाइफ स्पान क्या था उसका? शॉर्टर था। इसलिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे एनसीईआरटी में कि पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, ठीक। नोट कीजिए इतना आप। तो मेंडल के बारे में थोड़ी सी चीजें बात जान लेते हैं। मेंडल की स्टोरी है अपनी एक पूरी। मेंडल जो थे वो चर्च में क्या थे? फादरी थे। जो फादर होते हैं चर्च में वो थे, ठीक है। तो स्टडीज चल रही थी भाई, सब अपनी स्टडी कर रहे थे। तो मेंडल को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था और साइंस तो ही खैर। उन्होंने करा क्या? उन्होंने देखा एक पी प्लांट को उन्होंने लिया और क्रॉस कराना शुरू करा, ठीक है ना। गार्डनिंग वगैरह का शौक था। जब वो क्रॉस कराया तो उन्होंने ये देखा था कि जब हम टॉल प्लांट का एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, मतलब एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा अगर हमने लिया तो होना क्या चाहिए था कि जैसे मैं बोलूँ कि एक प्लांट है भाई 6 फीट हाइट का, एक प्लांट है 4 फीट हाइट का, क्रॉस कराएंगे तो हो सकता है 5 फीट हाइट का प्लांट आए। ये नॉर्मल है ना कि 6 फीट हाइट की क्रॉस अगर हम 4 के साथ कराए तो 5 आएगा। लेकिन हुआ क्या? अगर उन्होंने देखा एक 6 फीट का प्लांट है, एक 4 फीट का है, तो करेक्टर आया 6 फीट,
मतलब जो नया प्लांट है वो 6 फीट का है। तो मेंडल ने देखा ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब जो 4 फीट वाला है कि वो इफेक्ट नहीं शो कर रहा। होना तो ये चाहिए था कि अगर 6 फीट का क्रॉस अगर हम 4 के साथ करेंगे तो हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो भी सकता था, लेकिन कुछ में तो 5 आता, किसी में भी 5 नहीं आया, सब में 6 आ रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ देखा कि भाई 6 फीट वाला प्लांट अपना आप को क्या कर रहा है, ये वाला प्लांट क्या कर रहा है, अपना आप को डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर, मतलब ये अपना कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखें डोमिनेंस वर्ड, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसी को दिया था, लेकिन अभी सिर्फ कहानी बता रहे थे हम आपको। तो मेंडल ने एक अपनी एक रिपोर्ट बनाई, बताया कि भाई इस तरीके से जेनेटिक्स होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, अपने लॉ दिए। ठीक है ना, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया। मैथमेटिक्स मतलब रेशो, वन देखा होगा एनसीईआरटी में 3:1, 1:1, ठीक है ना, 9:3:3:1। जब वो ये चीज़ साइंटिस्ट के पास लेके गए, साइंटिस्ट तो बायो वाले थे और बायो वालों को मैथ थोड़ी ना आती है। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा भाई 9:3:3:1 और ये सारे जब रेशो देखे उन्होंने, तो देखा भाई मैथ्स का काम क्या है बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी का कोई काम नहीं भाई, बायोलॉजी के अंदर मैथ्स का कोई काम नहीं। तो उन्होंने उनकी रिपोर्ट को देखा कि हाँ होगा कुछ ऐसी, ठीक, इग्नोर कर दिया। ठीक, लेकिन जब दोबारा से मेंडल की रिडिस्कवरी हुई, मेंडल की जब दोबारा से रिडिस्कवरी हुई, तो जब पता चला कि मेंडल की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे, उन्होंने नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स में, सब बाद में दिया गया मेंडल के मरने के बाद। ठीक, तो जब मेंडल की रिडिस्कवरी हुई, मेंडल के वर्क की, ठीक है ना, 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, स्ट्रेसमार्क और ह्यूगो डे वेरीज, नाम बोल सकते हो। ठीक, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल की रिडिस्कवरी करी। तो तब देखा कि भाई जो मेंडल ने आज से 50 साल 100 साल पहले बता दिया, ठीक है, 1856, तो लगभग 50 ईयर, तो भाई ये बता दिया, तो वो हमने कितने बड़े साइंटिस्ट को खो दिया। ठीक है, तो खैर कहानी है और क्या। इधर देखो पहले, इट वर्क फॉर 7 ईयर, 7 साल तक उन्होंने काम करा, मतलब उनके लाइफ स्पान में जब तक वो जिंदा थे उन्हें नहीं पता था मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ। वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। मेंडल प्लांट इजीली शो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेल्फ पोलिनेट कर सकता है, लाइफ स्पान उसका शॉर्टर होता है। ठीक है, इतना लिखिए, आई होप इतना लिखा होगा आपने। अब मेंडल के 3 लॉ बताते हैं हम। ये पहले समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। डोमिनेंस की डेफिनेशन, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सब डेफिनेशन लिखवाएंगे। पहले देखते हैं डोमिनेंस होता क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये पहले देखते हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स भी तो लिए थे। मेंडल सेलेक्ट 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लिया। कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर थे? सबसे पहला था स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट, ठीक, सबसे फर्स्ट। सेकंड था हमारा स्टेम हाइट हो गया, सीड कलर, सीड कलर। थर्ड था सीड शेप। फोर्थ था पॉड कलर। पॉड मतलब जो फली होती है मटर की, उसको हम पॉड बोलते हैं, ऊपर की कवरिंग को पॉड शेप। 6 फ्लावर कलर और 7th फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। इतने सारे हैं, याद कैसे रखेंगे? एक साथ ऐसे याद कर सकते हैं, तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और स्टेम हाइट तो है ही ऊपर अपना एक। ठीक है, तो 2 थे भाई। पहला एक कैरेक्टर था डोमिनेंट, वर्ड सिर्फ लिख रहा हूँ, समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर में रुकिए। डोमिनेंट एक आता है रिसेसिव, 2 चीज़ आती हैं, एक डोमिनेंट आता है, एक आता है रिसेसिव। ठीक है ना। स्टेम हाइट जो है, प्लांट कैसा होगा? या तो हो सकता है वो टॉल हो सकता है वो ड्वार्फ, छोटा हो, बोना, हो सकता है ड्वार्फ हो। सीड का कलर जो था कैसा आया? हो सकता है वो येलो आया है, येलो, हो सकता है वो ग्रीन हो। अब यही क्यों है? क्योंकि मेंडल के पास जब उन्होंने क्रॉस करा तो यही देखने को मिले। सीड शेप आपका राउंड हो सकता है, राउंड मतलब पूरा राउंड, रिंकल्ड मतलब थोड़ा झुर्रीदार, रिंकल्ड। तीसरा पॉड कलर कैसा हो सकता है आपका? ग्रीन हो सकता है,
या येलो। पॉड शेप इन्फ्लेटेड, पूरी तरीके से फूला हुआ, या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। फ्लावर कलर आपका या तो रेड भी या वॉयलेट भी, और इधर वाइट, इधर वाइट। ठीक। फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहले स्टेम हाइट टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। ठीक। दूसरा, सीड कलर येलो या ग्रीन। सीड शेप राउंड या रिंकल्ड। पॉड कलर ग्रीन या येलो। इन दोनों को मैं बताता हूँ। दूसरा, पॉड शेप इन्फ्लेटेड, पूरी तरीके से फूला हुआ या कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ। फ्लावर कलर रेड या वॉयलेट, और ड्वार्फ और रिसेसिव वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। इधर लिखे डोमिनेंट, इधर लिखे रिसेसिव, लिखे रिसेसिव। अब होते क्या है, डोमिनेंट क्या होगा, रिसेसिव क्या होगा, 2 मिनट थोड़ा सबर करो, बताएंगे सारा। ठीक। तो इधर देखो, सबसे पहले जो सीड कलर है, बोलता हूँ सीड कलर, सीड कलर में जो डोमिनेंट होता है वो होता है येलो। ठीक। येलो क्या होता है, डोमिनेंट। ये अलग से याद रखेंगे वरना भूल जाओगे। अगर मैं बोलूं पॉड कलर, पॉड कलर में डोमिनेंट होता है ग्रीन, ग्रीन डोमिनेंट होता है। ये अलग से याद रखना है। ठीक है, वरना लिखा हुआ अगर आगे येलो कलर का सीड है, बताओ कैसा होगा, वो डोमिनेंट होगा। अगर वही लिखा कि ग्रीन कलर का पॉड है, बताओ, आप समझ जाओगे रिसेसिव नहीं होगा। वो क्या होगा, ग्रीन है लेकिन पॉड है, ग्रीन है लेकिन पॉड है, तो वो डोमिनेंट होगा। और ग्रीन है और लेकिन सीड कलर है तो वो रिसेसिव होगा। ठीक है, नहीं अलग से लिख दिया मैंने। सीड कलर येलो अगर है तो डोमिनेंट है, पॉड कलर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है। येलो रिसेसिव होगा किसका, पॉड का। ठीक, इतना नोट कीजिए आप। अब कंट्रास्टिंग करेक्टर 7 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्ड में है। कंट्रास्टिंग का मतलब टॉल के लिए ड्वार्फ है, येलो के लिए ग्रीन है, राउंड के लिए रिंकल्ड है, ग्रीन के लिए येलो है, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड रेड वॉयलेट व्हाइट एक्सियल टर्मिनल। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं ये। कंट्रास्टिंग का मतलब उसके विपरीत है। ठीक। अब ये डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, इसकी माया को समझते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव, इधर देखो आप, है अपने पास क्या, डोमिनेंट, ठीक है, रिसेसिव। ठीक, तुम्हें एक बात बताता हूं भाई, ये है खली। ठीक, कौन है ये, है खली। ठीक है ना, और ये हो तुम, कौन हो तुम। ठीक। अब अगर इस खली की तो इसके तुम्हारे साथ फाइट हो जाए, खली की तुम्हारे साथ अगर फाइट हो जाए तो होगा क्या, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, खली। ऑब्वियसली बात है भाई, फाइटर है, जीत जाएगा। तो जो खली है ये क्या कर रहा है, अगर खली तुम्हारे साथ लड़ाई करता है तो कौन जीतेगा, खली जीतेगा ना। लेकिन अगर हमने मान लिया खली का रेप्लिकेट है कोई, खली ही खली से लड़ रहा है, तो कोई जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। या अगर बोलो तुमसे लड़ रहे हो तो कोई जीतेगा, नहीं जीतेगा। लेकिन अगर एक खली तुम्हारे साथ लड़ रहा है, मतलब एक कैरेक्टर है जो क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब नहीं, मतलब बड़ा है, समझ लो बड़ा है, वो तुम्हारे साथ लड़ेगा तो क्या होगा भाई, वो जीत जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एक कैपिटल टी प्लांट था, मतलब टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ था, हुआ कुछ यूं कि जब इसका क्रॉस कराया गया तो प्लांट टॉल आया। मतलब ये कौन सी जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन होगी ना, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर फीलियल वन जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन याद रखो आप कि जो F1 जनरेशन क्या है, फीलियल मतलब F1, जो F1 जनरेशन है उसके, ये बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है ना, और बहुत को ऐसा लग रहा है बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि जिसको बेसिक लग रहा है वो स्पीडली देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ का अगर मैं क्रॉस कराऊं तो टॉल आया, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया टॉल आया। ये टॉल जो कैरेक्टर है ये क्या है, डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि ये F1 जनरेशन में ये शो हुआ। जैसे खली की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो खली जीता ना, तो मतलब ये डोमिनेंट है, समझ रहे हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसी अगर मैं बोलूँ तुमसे एक राउंड है, राउंड सीड है और एक रिंकल है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, क्रॉस कराओ। जो F1 में शो होगा, F1 में अगर राउंड शो हुआ, राउंड शो होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है।
तो समझ लो राउंड क्या है, डोमिनेंट है, जो नहीं शो हो रहा हो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा इसका, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अभी हम। इतना लिखा, इतना क्या समझना है तो डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट आएगा द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ करेक्टर, डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ करेक्टर, कि कौन सा करेक्टर शो होगा। द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ अ करेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ, कब, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। मतलब एक जीन है, जैसे मैंने बोला क्या, कैपिटल टी, या मैंने बोला खली, जीन खली दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कौन डिसाइड करेगा कि भाई क्या होगा, खली ही तो डिसाइड करेगा क्योंकि वो जीता है। ठीक है, तो खली क्या करेगा, डिसाइड करेगा किस चीज को, कि कौन सा कैरेक्टर शो होगा, कब, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। अल्टरनेट जीन कौन थे, तुम थे भाई। ठीक है ना, मतलब तुम्हारी प्रेजेंस में, तुम्हारे सामने ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या होगा। ठीक है, कि भाई कुछ भी करना होगा, ऐसे तो अपनी मर्जी चलाएगा ना, क्योंकि जीत दिया। ऐसे ही हमने क्या बोला, डोमिनेंट का मतलब क्या, द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो डिसाइड करता है किसको, कैरेक्टर कैसा दिखेगा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, एक दूसरे जीन की प्रेजेंस में होने के बाद भी। ठीक है, रिसेसिव, रिसेसिव की डेफिनेशन, रिसेसिव एक तो इसी का कर दो, द जीन दैट डिड नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, यही क्या आ जाएगा, द जीन दैट डिड नॉट, यही डिड नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। एक और डेफिनेशन आ सकती है, द जीन that decide the appearance of character, appearance of character only in presence of their identical, मतलब तुम हो, तुम अपनी बात कब मनवा सकते हो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही कोई होगा। तो भाई कोई भी बात मानने कौन आएगा, तुम्हारी बात आएगी ना। सिंपली बोला क्या, द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब ऐसा जीन जो डिसाइड कर रहा है कैरेक्टर को, कब, जब आइडेंटिकल जीन है, जब आइडेंटिकल जीन है, मतलब एक से जैसा जीन है। अगर एक जैसा, जैसे मैं बोलूँ स्मॉल टी क्या बनेगा, स्मॉल टी ही तो आएगा, या स्मॉल टी क्रॉस कराऊँ मैं किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, क्या बनेगा, स्मॉल टी। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराऊँ, बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, कैपिटल टी किसको बताता है, टॉल को, स्मॉल टी किसको बताता है, ड्वार्फ को। अब प्लांट कैसा आया, टॉल, मतलब ये डोमिनेंट है। नहीं समझ आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोबारा समझेंगे। अभी सिर्फ लिख लीजिए डोमिनेंट की डेफिनेशन क्या है, रिसेसिव की क्या है। डोमिनेंट आएगा द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को क्या करता है, बताता है भाई कौन सा कैरेक्टर होगा, कैसा होगा, क्या कैसे कुछ ऐसा करना है। कब, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन, अगर अल्टरनेट जीन है तब उसके साथ भी, जैसे खली और तुम्हारी लड़ाई हो, खली जीतेगा क्योंकि तुम्हारे साथ भी है। दूसरा रिसेसिव का मतलब द जीन दैट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो जीन है वो डिसाइड कर रहा है कैरेक्टर के अपीयरेंस को, कब, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल है तब, आइडेंटिकल के साथ ही, मतलब अपने जैसा साथ में होगा तभी वो डिसाइड कर पाएगा। अगर कोई बड़ा आ जाएगा तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बाकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इसको देखिएगा, थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अगर इसको समझ में आता है, बेसिक ही था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा, लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइए। अगर बना रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।